आज पाकिस्तान उस मोड़ पे आ पहुंचा है, मैक्रो इकोनॉमी है, उसके जो इंडिकेटर्स हैं स्टेबल हो चुके हैं। खान साहब ने इस तरह कहा है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो हमने 9 साल पहले पौधा रखा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टुडे इट्स अ जायंट। आर्मी चीफ की तरफ से अगर मजीद इक़दाम हुए कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा हो, हमने मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। PTI की कोशिश है किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे बहुत साल के बाद पाकिस्तान में मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी। एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग देना से मुज़ाकरात के लिए माहौल खराब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत फराज। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का रोल ओवर दे दिया पाकिस्तान को, जिससे यकीनन मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। वो अमरीकी साबिक सदर क्लिंटन ने कहा था कि इट्स ऑल इकोनॉमी स्टूपिड, यानी सब कुछ मईशत ही है। अगर आपकी मईशत मुस्तहकम है, मजबूत है, तो आपकी सॉवरेंटी भी उतनी ही मजबूत है। आप किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे जब तक आप मजबूत हैं। यही वजह है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए कहा जाता है सियासी इस्तेहकाम भी बहुत जरूरी है। और जमहूरी सियासत में जहां हुकूमती बेंचेस अहम हैं, वहीं पर अपोजिशन बेंचेस भी बहुत अहम हैं। हमें अपना घर ठीक करना है। अपना घर ठीक करेंगे तो हमारी मईशत बेहतर होगी, हमारी मईशत बेहतर होगी तो हमारी सॉवरेंटी ज्यादा मजबूत होगी। आज के इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पाकिस्तान के मुमताज साबिक वज़ीर खजाना आज हमारे रूबरू होंगे अलग-अलग। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो अब अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा, वो होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं ऑनरेबल असद उमर साहब, साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान, और भी पोर्टफोलियो उनके पास रहे, वो हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने वक्त निकाला। और पाकिस्तान में $2 अरब भी UAE ने रोल ओवर कर दिए। पाकिस्तान में पहले से चीन और सऊदी अरब ने भी फेवर दे दी। फिर उड़ान पाकिस्तान का एक प्लान भी सामने आ गया। ये फरमाइए कि पाकिस्तान की इकानमी आपको अब वाकई $1 ट्रिलियन वाली बनती नजर आ रही है? नहीं, वैसे राजा साहब आप जो बोल रहे थे ना शुरू में इब्तदाइये के अंदर, तो मैं सोच रहा था कि क्या हालात हो गए पाकिस्तान के कि किसी ने कर्जा दिया हुआ है। एक तो कर्जा है, वो भी पुराना कर्जा है, सिर्फ उसने ये कहा है कि तुमसे हम अभी वापस नहीं लेते, चलो अगले साल ले लेंगे, और उसके ऊपर इतनी खुशी हो रही है। मैं ही वजीर ख़जाना था जब हमें ये $2 बिलियन का कर्जा UAE से मिला था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जब कर्जा लेने के इस कर्जा लेने के अंदर एक कलीदी किरदार जो है वो उस वक़्त के DGISI और अभी के आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर ने प्ले किया था। तो खैर ये तो एक UAE की रोल ओवर की बात है। देखें जो उड़ान पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब UAE से गए थे, वहां नेगोशिएट किया था। आपने तो बड़ी अहम खबर दे दी हमें सर। जी, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं वज़ीर ख़जाना था उस वक़्त, हम तीनों गए थे वहाँ पे। और जनरल आसिम मुनीर को जनरल बाजवा ने उससे पहले वहाँ पे भेजा हुआ था। और वहाँ पे जाने के बाद भी जो बिल्कुल उसकी आखिरी नेगोशिएशन हुई थी, जो मेन जो सबसे करीबी साथी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, क्राउन प्रिंस के मोहम्मद बिन ज़ायद के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ मेरी और जनरल नासिर मुनीर की मीटिंग हुई थी। तो वो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि उनका बहुत कलीदी किरदार था इसके अंदर। अच्छा, जहाँ तक उड़ान पाकिस्तान की बात है, देखें जो मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी पहले भी इसके ऊपर राय आप सुन चुके होंगे, वो कोई संजीदा नंबर्स नहीं लगते। तो मतलब ऐसे हदफ आपको रखने चाहिए जो हदफ हासिल करना मुश्किल हो। ये तो ठीक बात है कि आपको आसान हदफ नहीं सेट करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ही जब ऐसे हों जिनका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो तो बिल्कुल वो गैर संजीदा लगते हैं। यहाँ पे कुछ गैर संजीदा सा मामला लग रहा है। अल्लाह करे कि हम गलत साबित हों और ये जो उन्होंने अहदाफ बनाए हैं पाकिस्तान के लिए वो वाकई में पाकिस्तान हासिल कर सके इस अरसे के अंदर जिसके अंदर बात की जा रही है।
मुश्किलात तो पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ही आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अब उसमें सबसे बड़ा मसला तो बिजली का है कि बिजली सस्ती नहीं है, फिर बिजली का सर्कुलर डट मौजूद है। दूसरा बड़ा मसला सिक्योरिटी का है कि इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे जब सिक्योरिटी ही हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। मसलन आप ही की हुकूमत में टीटीपी के साथ जो मुआहदा हुआ था वही गले पड़ा हुआ है, तो फिर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी कैसे बना सकेंगे? सर पहली बात तो जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही बिल्कुल अवलीन तरजीह ये थी कि जब तक आप बरामदात अपनी इजाफा नहीं करते, एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं होता, आप मईशत आगे बढ़ा नहीं सकते। आप की क्योंकि बरामदात कम होती हैं, तो जैसे ही आप ज़रा सी मईशत की रफ्तार तेज़ करने की कोशिश करते हैं तो उससे जो है दरामदात में तेज़ी से इजाफा होता है, बैरूनी खसारा बढ़ता है, और आप जो है वो 2 साल 2.5 साल के बाद जो है वो IMF के पास वापस पहुंच जाते हैं। तो जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी तेज़ी से तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ तक तो बात पे इत्तफाक है हमारा। बाकी आपने जैसे बात की उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं, गैस और बिजली दोनों, सिर्फ बिजली नहीं, गैस और बिजली दोनों के निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं, जो जितनी महंगी बिजली हो गई है, गैस की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ी हैं, तो वाकई में मुश्किलात हैं पाकिस्तान की सनत के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। जो एक सेक्टर हमें नज़र आता है जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई, हमारी हुकूमत के दौरान भी हुई थी और पिछले 1 साल के अंदर भी हमें तरक्की देखने में नज़र आई है, वो है IT का सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर। और आप समझ लें 21वीं सदी का जो मुस्तकबिल है मईशत वो है ही यही। वहाँ पर जो है आपने देखा है कि किस तरीके से बार बार इंटरनेट के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो वो भी जो है अब जितनी टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो कह रही हैं कि हमारे जो जिस तेज़ी से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है कि जिस तरीके से कदगन लगाई जा रही हैं। तो जब तक आप बुनियादी फैसले ठीक नहीं करेंगे, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इन सबसे जो बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको शायद ये जो अहदाफ हम हासिल करना चाहते हैं उनको हासिल करने के अंदर आपको मुश्किल होगी, वो मईशत नहीं है, वो सियासत है। जब पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें इतनी अच्छा, मैं सियासत पे आ रहा हूँ, मैं सियासत पे आता हूँ। आपने भी बिजली की कीमतों की मेंशन किया, आपने वज़ीर आज़म साहब बिजली की कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, जो अभी तक इक़दाम किए ना कि पुराने जो मुआहदे हैं उन मुआहदों को उसमें तरमीम करके या उनको मनसूख करके उससे कीमत कम की जाए तो उससे एक कुछ हद तक तो उससे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो एक छोटा रिलीफ। असल मसला तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब से ये पूछें कि जब 2013 और 18 के दरमियान धड़ा हम मंसूबे मंजूर करते चले जा रहे थे और लोग चीख रहे थे कि भाई ये जितनी महंगी आप बिजली पैदा करने जा रहे हैं ये अफोर्ड कौन करेगा, इसको ख़रीदेगा कौन, ना ये घर जो चलाता है वो इसको अफोर्ड कर सकेगा, ना कारोबार अफोर्ड कर सकेगा। तो उस वक़्त अगर वज़ीर आज़म ने सोच लिया होता या वज़ीर आज़म के बड़े भाई ने सोच लिया होता, बल्कि वज़ीर आज़म खुद भी, आपको पता है मज़े की बात यह है कि जिस वक़्त बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई तो वफाकी हुकूमत ने फिर भी अपने मंसूबे जो हैं उनके ऊपर ज़रा कंट्रोल कर लिया। तो उस वक़्त मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वज़ीर आला पंजाब होते थे, उन्होंने धड़ाधड़ जो है इंपोर्टेड गैस के ऊपर, LNG के ऊपर पंजाब की हुकूमत से मंसूबे लगाने शुरू कर दिए। तो वो खुद ही अपना इतना बड़ा पैदा किया हुआ बुहरान है। अब पहले हम उससे लड़ते रहे, अब इनकी बारी है। हल इसका कोई भी आसान हल नहीं है और कोई भी ऐसा हल नहीं है जो फौरी तौर पे हो सके। हाँ, आप एक बेहतर रास्ते की तरफ चल सकते हैं, लेकिन वो बड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी कि 8, 10, 12 इकदामात ऐसे हैं जो करने की ज़रूरत है। आप सियासत को ठीक करने की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल मोर देन 100% आपसे एग्री करता हूं। हम अपना घर दुरुस्त करें, लेकिन ये कैसे होगा? मुज़ाकरात तो शुरू हुए, मुज़ाकरात में हर्डल हमेशा आती हैं, कोई नई बात नहीं है। आपको मुज़ाकरात का अमल किसी मुस्बत डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? आपने ये बड़ी अहम बात की जी, यही बात मैं बार बार कहता हूँ। इसी
तरीके से मुज़ाकरा शुरू होने से पहले ही लोग कह देते थे कि ओह इसमें तो यार कुछ निकल ही नहीं सकता, तो चलो कोशिश ही ना करो। अब वो शुरू हुई है, 2 मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। आप सोचें कि कहाँ पर सियासत खड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी शदीद तनाव, इतना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम। तो ये आप मत समझें कि वो लोग साथ बैठेंगे और 2 घंटे गपशप लगाएंगे, चाय की प्याली पिएंगे और बाहर आके उसके बाद ऐलान कर देंगे कि जी सब मामला ठीक हो गए और ये ABCDEF हमने जो है फैसले कर लिए। तो बिल्कुल हमें जो है टाइम भी देना चाहिए, मौका भी देना चाहिए दोनों साइड्स की करने के लिए। लेकिन जो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी छोड़ दें आप और मैं रेलेवेंट है इसके अंदर, लेकिन जो कमरे के अंदर लोग बैठे हुए हैं दोनों साइड के ऊपर, हुकूमत की साइड के ऊपर भी और तहरीक इंसाफ की साइड के ऊपर भी, उनको कम से कम इतना ज़रूर फील होना चाहिए कि उनको लगे कि यार दूसरी साइड जो है वो नेक नियति के साथ कोई हल ज़रूर निकालना चाहती है। अगर पहली 1, 2, 3 मुलाकात में हम यहाँ पे भी पहुँच गए ना, तो मेरे ख्याल में ये भी एक पेशरफ्त होगी। अच्छा, मैं क्यों यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात के अंदर कामयाबी हो सकती है, क्योंकि जितने भी इसके हरीफ हैं, तीनों हरीफ, उनको अगर मैं सिर्फ अगले 24 घंटे या अगले 1 महीने या अगले 1 साल के ज़ाविये से मत देखूं, मैं उन इदारों की, क्योंकि इदारे ही है ना, सियासी पार्टी भी इदारा है, फौज भी एक इदारा है, तो जितने भी ये इदारे हैं इन्होंने तो आज से 5 साल बाद भी होना है, 10 साल बाद भी होना है और 20 साल बाद भी होना है, चाहे वो सियासी पार्टी हो या फौज हो। इन सब के लिए अगर मैं ये बोलूं बिल्कुल नेक नियति से, अपनी ज़ाती अपनी जो है पसंद नापसंद को अलग करते हुए, क्या मौजूदा सूरत हाल जो है इनकी बेहतरी के लिए है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि किसी इदारे की बेहतरी के लिए नहीं, ना मुस्लिम लीग नून, ना तहरीक इंसाफ, ना फौज। तो इसलिए एक इसका मतलब वजह है, तीनों फरीकों को कोई ना कोई वजह है कि क्यों साथ बैठ के कोई हल निकाला जाए। अगर तीनों में ये एहसास है, जो मेरे ख्याल में है, इसलिए बात यहाँ तक पहुँची है, वरना ये यहाँ तक भी ना पहुँचती, कि कुछ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये एक मज़बूत इब्तदा हो गई है और यहाँ से अगर ठीक फैसले होते रहे तो बेहतरी की तरफ बिल्कुल निकला जा सकता है। ये बहुत अहम आपने बात की और आपसे ऑप्टिमिज्म और उम्मीद की किरण की बात आना मेरे लिए बहुत अहमियत की बात है। और नादरीन, यहाँ मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और वेरी ऑनरेबल जनाब असद उमर साहब हमारे रूबरू हैं। बड़ी अच्छी आपने हमें उम्मीद अफजा एक बात की। क्या वाकई पेशकश कोई ऐसी हुई है और खान साहब बनी गाला जा सकते हैं? अच्छा जी, हुई है पेशकश या नहीं हुई है वो तो जाहिर है या तहरीक इंसाफ बता सकती है या जिसने पेशकश की है वो बता सकते हैं, उसके बारे में तो नहीं मुझे पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वाली पेशकश के खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर तो आ जाएं, लेकिन वो बात करना बंद कर दें, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। आप भूल जाएं, आप खान साहब को आप भी देख रहे हैं, मैंने बड़ा करीबी देखा हुआ है, ये तो उनकी सियासत ख़त्म करने वाली बात होगी। उससे बेहतर तो वो जेल के अंदर है जहाँ पे वो हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मिलते हैं, सहाफ़ी मिलते हैं और उनके बयानात जो हैं वो सारे दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया के अंदर फैल जाते। सो वो तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह है कि ये नहीं होने वाला। लेकिन जब ऐसी इतनी ज़्यादा शिद्दत की आपस में तनाव हो तो वहाँ से निकलने के लिए हमेशा जो है वो एक एक कदम उठाया जाता है। वो क्या कदम हो सकता है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आगे बढ़ा जा सकता है? तो इस वक्त आप देख लें कि तहरीके इंसाफ के मुतालबे क्या है इस मुज़ाकरात के अंदर। आप और इससे मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम इस पर तज्जिया करें कि मुतालबा क्या है, ज़्यादा अहम चीज़ है कि मुतालबों में क्या नहीं है। इस मुतालबे में वो जो 2 मुतालबे उन्होंने पेश किए हैं उसके अंदर ये मुतालबा नहीं है कि भाई आप तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आप हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं, आप तो इधर आए ना। स्पीकर साहब, अगले पीर को जो इजलास शुरू होगा या मंगल को जो इजलास शुरू होगा उसमें इनकी सीटें इस तरफ लेकर आएं और हमारी सीटें उस तरफ लेकर जाएं, इनको तो हुकूमत में नहीं होना चाहिए। वो जो एक्चुअली ना पहले 4 मुतालबात थे, उसमें मैंडेट की वापसी थी, लेकिन उन्होंने वो मुतालबा निकाल दिया। सही। तो अच्छा, सो ये इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ, इससे मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या बातचीत हो रहा है। इससे जो मैं पढ़ता हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत अब संजीदा है इस मुज़ाकरात के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि कदम ब कदम चलेंगे। तो पहले जो है उनके जो 2 मुतालबात हैं
उसके अंदर क्या कदगन हो सकती है? वर्कर्स को रिलीज किया जाए। अच्छा, इमरान खान साहब पिछले 10 दिन में 2-3 दफा कह चुके हैं कि मुझे नहीं रिलीज करने की बात ही नहीं करें, मैं अपने जुडिशियल प्रोसेस से होऊंगा, मेरे वर्कर्स को रिलीज कर दो। तो एक जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या एतमाद बढ़ाने वाले इकदाम होते हैं, उसमें से आपको नजर आए यास्मीन राशिद बाहर आ रही हैं, उमर सरफराज चीमा बाहर आ रहे हैं, बाकी वर्कर्स अभी 24 से 26 नवंबर के अंदर बहुत सारे वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं, वो बाहर आना शुरू हो रहे हैं। तो ऐसी कोई इसमें नामुमकिन बात नजर नहीं आती कि उनको बेल मिल रही है और वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने कही है जुडिशल कमीशन की, देखें मुझसे लोग कहते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि 9 मई को भुला दिया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो बात की है उसमें तो वो भुलाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अच्छा, अगर आप ये बात नहीं मानते, हम ये उनकी जो तजवीज़ है उसको रद्द कर देते हैं, कहते हैं जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, तो ये एक अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? प्राचा साहब, उसी अदालती निज़ाम से पहुंचना है ना, जजेस ने ही बैठकर फैसले करने हैं। ये तो नहीं हुकूमत कह रही ना कि हमारा जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो एक ऑर्डर इशू कर देगा और लोगों को सजाएं हो जाएंगी। तो फिर इसी आर्ग्यूमेंट को रिवर्स कर लिया जाए कि इन्हीं अदालतों ने फैसले करने हैं, तो फिर जुडिशल कमीशन पे बनाए जाने पे इतना इसरार। बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूं कि ये दोनों तरफ की आर्गुमेंट हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर बुनियादी चीजें जो हैं, बुनियादी चीजें इतनी मंतकी तौर पे करीब हैं, तो ये कैसे माना जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई हल नहीं निकाला जा सकता? ठीक है ना, मेरा कहने का मकसद यही था कि यार एक हुकूमत कह रही है कि फैसला जो है वो जजेस को करना चाहिए, सिविल जुडिशरी को करना चाहिए। वो कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशल कमीशन के जरिए करें, वो कह रहे हैं यार नहीं, नॉर्मल जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसके जरिए करें। जी इतनी को जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था जो आप अच्छा वैसे बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये बिल्कुल समझ आ रही है कि उधर भी जजेस ने फैसला करना है, उधर भी जजेस ने ही फैसला करना है, लेकिन एक चीज अहम है, वर्कर जो है वो जो पीटीआई के अब की पीटीआई लीडरशिप है कहती है कि वर्कर्स का प्रेशर है कि खान साहब रिहा हों, तो खान साहब कब रिहा होंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ की सिर्फ वर्कर की नहीं, तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स की भी वो ना 2 मुतालबात है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, एक ही मुतालबा है, इमरान खान को रिहा करो। ठीक है ना, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये बेतहाशा प्रेशर है इस वक्त की लीडरशिप के ऊपर कि आप बाकी सब छोड़ दें, आपने इमरान खान को बाहर लेके आना है। लेकिन आखिर में फैसला तो इमरान खान ने करना ना। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं भी बैठने के लिए तैयार हूं अंदर। ठीक है ना, तो जब ये फैसला इमरान खान की तरफ से आएगा तो वर्कर भी मान जाएगा और सपोर्टर भी मान जाएगा। ये उस वक्त खान साहब मान जाएंगे जब उनको नजर आएगा कि एक शफाफ अदालती प्रोसेस के जरिए मेरे मुकदमात का फैसला आएगा, वैसे नहीं कि जिस तरीके से इद्दत के केस का फैसला आया था। तो खान साहब को ये भी नहीं, आप जिस तरीके से मैं ये कह रहा था, ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान से बोलें कि आप जाके बनीगाला में बैठ जाए, खामोश होकर बैठ जाएं। ना वो मुमकिन है, ना ये मुमकिन है कि इमरान खान को बोल दें कि यार आप तो जेल में बैठे रहें, बाकी आपकी पार्टी जो है ना वो आराम से असेंबलियों में बैठे, वो मुशीर वजीर बने और काम चलता रहे। ये जाहिर है ना अवाम को एक्सेप्टेबल होगा, ना वर्कर को एक्सेप्टेबल होगा, ना ये इमरान खान को एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको ये जो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला फैसला महफूज है, वो 23 को सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था, वो अभी और आगे चला गया। तो आप अभी बात कर रहे थे एतमाद साजी के इकदामात की, तो क्या ये कोई एतमाद साजी हो रही है कि अभी फैसला पेंडिंग रखा जाए? अच्छा, उसको खान साहब ने उसका तज्जिया जरा मुख्तलिफ तरीके से किया है, लेकिन जो मुझे बाहर से देखने में नजर आता था वो ये नजर आता है कि कोशिश है कि कोई ना कोई मुज़ाकराती अमल के जरिए कोई हल निकाल दिया जाए। फैसला अगर आज अनाउंस किया, तो फैसला अगर आपने ये किया कि इमरान खान साहब को सजा दे दी इस मुकदमे के अंदर, तो फिर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो पूरा मुज़ाकराती अमल ही रुक जाएगा और आप साथ बरी भी नहीं करना चाहते तो वो बिल्कुल रोक दिया गया है। लेकिन पराचा साहब, आप इसी को देख लेना, इस केस को जिस तरीके से वो फैसला मुलतवी हो रहा है, तो ये सिर्फ इमरान खान का मानना नहीं है, कोई भी जो देख रहा है उसको नजर आ रहा है कि यार ये कोई
आज़ाद अदालती प्रोसेस के ज़रिए सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इमरान खान से ये तो मुतालबा कर सकते हैं कि यार आप जो है एक अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए गुजरे और आप अपने केसेस का फैसला करवाएं, लेकिन वो फिर ऐसा अदालती प्रोसेस होना चाहिए जो शौकत पराचा को भी, असद उमर को भी, बाकी पाकिस्तान को भी, बाकी दुनिया इंटरेस्टेड है इसके इन केसेस के अंदर, उनको भी देखने से ये नज़र आया कि हाँ ये वाकई में इंसाफ हो रहा है और एक आज़ाद अदालती प्रोसेस चल रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर साहब। नाजरीन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे रूबरू होंगे। हम मुल्क की इकानमी के हवाले से या जो दीगर फैक्टर्स हैं उन पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं? आपने कहा कि वो 1-1.5 साल में वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? उनकी तो सीटें कम हैं असेंबली में। जी शुक्रिया शौकत पराचा साहब मौका देने का। गुजारिश ये कि एक प्रोग्राम में मुझसे ये पूछा गया कि इसका हल क्या है जो आजकल जमूद है सियासी। तो एक हल इसका जो मार्केट में बात आती है, जो एक कौमी हुकूमत की बात करते हैं कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के वजीर भी हों, PTI के वजीर भी हों और मुस्लिम लीग नून के भी वजीर हों और असम्बली से ही कोई एक शख्स जो है वो वजीर आज़म हो, जो ना शरीफ ख़ानदान से हो, ना इमरान खान साहब खुद हो, ना भुट्टो ख़ानदान से हो। तो एक मुनासिब नाम जो मैंने रखा था वो मौलाना फजलुर रहमान का था कि जिसकी बात मार्केट में चल रही है। तो वो मैंने कहा कि 1-1.5 साल वो अगर वजीर आज़म रहते हैं तो उसके बाद वो इलेक्शन करा सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि वो 1-1.5 साल रहते हैं। तो कुछ हमारे दोस्तों को बुरा लगा कि भाई मौलाना साहब को तो 5 साल के लिए वजीर आज़म आना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई आपने क्यों वजीर आज़म बना दिया? तो मैं ना बना रहा हूँ ना हटा रहा हूँ, मैं ज़ाहिर मेरे बस में ये चीज़ें नहीं है। ये जो बातें आ रही हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी तो उसमें एक नाम मौलाना साहब का भी है कि जो कदावर शख्सियत हैं और जो इस हुकूमत को लीड कर सकते हैं। आपको वाकई कौमी हुकूमत बनती नजर आ रही है? सर उस पराचा साहब मैंने जो गुजारिश की थी वो ये थी कि अगर तो मुस्लिम लीग और मुख्तरदा के अंदर थोड़ा सी दरार पड़ जाती है तो फिर मुझे मुस्लिम लीग की हुकूमत हटते हुए नज़र आती है। ज़ाहिर है कि कोई बहुत ज़्यादा मैंडेट तो नहीं है इनके पास, मुस्लिम लीग के पास, तो वो सेम पेज की वजह से वहाँ पे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी उनसे खुश नहीं हैं। तो अगर थोड़ी सी दरार हो जाती है उधर तो फिर मेरे ख्याल से इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि कौमी हुकूमत बने। लेकिन मैंने ये भी बात की है कि PTI का जो इस वक्त तक जो हिकमत अमली रही है अब तक, उससे उन्होंने मुख्तरदा को और नून को और करीब कर दिया है, ना कि उनको उनके अंदर कोई दूरी करके कोई रास्ता अपना बना सके। तो PTI को भी अपनी स्ट्रैटेजी देखनी होगी। लेकिन जब ये निगोसिएशन शुरू करते हैं तो अल्लाह करे कोई हल निकले इसका। नहीं, ये जो दरार की आपने बात की, आपको वाकई अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का वन पेज फिर फटता नज़र आ रहा है और दराज पड़ती भी नज़र आ रही है? नहीं, मैंने गुजारिश ये की कि मुझे क्योंकि नज़र नहीं आ रही, क्योंकि PTI की हिकमत अमली ऐसी नहीं है कि कोई दरार हो, तो इस वक्त कोई फिल फॉर मुझे हुकूमत जाते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस वक्त अनकरीब या कभी या दूर बाद कई कुछ देर बाद अगर कभी दरार पड़ती है तो फिर मुस्लिम लीग क्योंकि कोई मैंडेट पे नहीं आई है तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। अदम इस्तेकाम हो सियासत में तो मईशत भी मजबूत नहीं रहती और हमारे मुल्क में मसलसल जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो हाई रहा है। अब इसको अदम इस्तेकाम कहें या ना कहें, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुजव्वज़ा मुज़ाकरात, जो मुज़ाकरात का अमल, ये सियासी इस्तेकाम लाएगा? लड़ाई से तो बेहतर है ना कि मुज़ाकरात हो रहे हों। ये फैसले हम अब भी ये समझते हैं कि फैसले पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान के आवाम के मुस्तकबिल के बारे में, हमारी सियासत के बारे में, हमारे आइन के बारे में, हमारे ऐवानों में होने चाहिए, हमारी अदालतों में होने चाहिए या पोलिंग स्टेशंस में होने चाहिए। ये फैसले सड़कों पे नहीं होने चाहिए। तो अगर ये एक निगोसिएशन के मेज पे बैठ के किसी लाए अमल की तरफ पहुंचते हैं और कोई फैसले कर लेते हैं तो मुल्क के लिए बुरा होगा, अच्छा होगा। और जब तक ये बातचीत कर रहे होंगे उतने अरसे तक शायद मारामारी नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ी नहीं करेंगे, तो वो बेहतर है मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। अल्लाह करे इसका कोई नतीजा निकले। उस मुस्बत नतीजे के लिए जो है
मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो कोई शायद रास्ता निकल आएगा। ये अच्छी बात है। कंसेंसस वैसे डॉक्टर साहब पूरे मुल्क में है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और ख्वाहिश पूरे मुल्क में है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये बताइए, पीआईए की निजकारी के हवाले से बड़ा प्रोसेस चला, फिर वो सिर्फ 10 अरब रुपए सामने आए, फिर वो रुक गया। अब यूएई में भी पीआईए को इजाज़त मिल गई, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में, तो कोई प्रोफाइल बढ़ेगा इस यूरोप जाने के हवाले से, तो निजकारी मुमकिन हो पाएगी? देखिए, निजकारी को जिस चीज़ ने रोका था वो ईयू की परमिशन ने नहीं रोका था, निजकारी को हुकूमत की नीयत ने रोका था। अच्छा। हुकूमत चाहती नहीं थी निजकारी हो, इसीलिए वो इस किस्म की शराइत रख रही थी या और चीज़ें रख रही थी मेज़ पे कि जो सीरियस पार्टीज को काबिल कबूल नहीं था, इसलिए वो सारी उठ के चले गई। शौकत साहब, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर एक मैंने बात लिखी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जी जी। कि 2022 में, और उसके बाद पीआईए का नुकसान और बढ़ चुका है, लेकिन 2022 में पीआईए में जितने लोगों ने भी सफ़र किया, हर मुसाफिर पे हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि मैंने और आपने 19,500 रुपए का नुकसान किया है। कि अगर एक आदमी कराची से लाहौर जाता है और 20,000 रुपए का टिकट लेता है तो 20,000 रुपए उसने दिए और हुकूमत ने पीआईए को 19,500 रुपए दिए हर टिकट पे। कराची से कोयटा जाता है, सक्खर से लाहौर मुल्तान जाता है, हमने 20,000 रुपया, मैंने और आपने 19,500 रुपये नुकसान किया है। आज के दिन मेरे ख्याल से 25 या 28,000 रुपये नुकसान हो रहा होगा। तो इस किस्म की नुकसान वाली एयरलाइन को तो फिल फौर आपको निजकारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत का दिल नहीं था, क्योंकि ना वजीर आजम साहब ना नायब वजीर आजम साहब इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो निजकारी की चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। तो आप देखिए, इसीलिए न सिर्फ पीआईए की निजकारी नहीं हो सकी, लेकिन जब ये आए थे तो उससे बाद बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, बिजली की तरसील और तकसीम की कंपनियां, गैस की तकसीम की कंपनियां, किसी की इश्तिहार भी नहीं आया, निजकारी का प्रोसेस शुरू भी नहीं किया। ख़त्म करने में, तकमील में तो 2 साल लगते हैं, लेकिन आप शुरू तो करें। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनका कोई इरादा नहीं है निजकारी करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत निजकारी प्रोग्राम के में सिर्फ दिलचस्पी नहीं रखती बल्कि उसके खिलाफ है? जी बिल्कुल, मैं ये वाली मुस्लिम लीग की हुकूमत, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो खुद चाहते थे निजकारी का, लेकिन क्योंकि उन्होंने सारा काम डार साहब को दिया हुआ था, और ये जुबैर साहब रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि डार साहब ने खुद ही उनकी निजकारी का प्रोसेस रखवाया था। 2015 के अंदर भी डार साहब ने और पीटीआई ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत मेजॉरिटी आप पीआईए की नहीं बेच सकते निजकारी में, किसी भी निजी पार्टी को आप माइनॉरिटी बेच सकते हैं। तो ऐसा कोई भोला इनको नजर नहीं मिला दुनिया में कोई भी, जाहिर है कि जो अरबों रुपए पीआईए में डाल भी दे और उसको मेजॉरिटी स्टेक भी ना मिले। तो उसके बाद पीआईए 400 अरब रुपया नुकसान भी कर चुकी है। तो वो ना सिर्फ सबक कोई नहीं सीखे, लेकिन इनका कोई इरादा ही नहीं है। इसीलिए ये ब्लू वर्ल्ड वाले को इन्होंने क्वालिफाई करके रखा था कि तुम आखिर तक रहना, और बाकी तो जितनी भी सीरियस 4 पार्टियां थी वो तो चले गई। जिनके पास एयर अरेबिया जिनके पीछे थी, जिनके पीछे पिगैसस एयरलाइन थी, वो तो सब तो चले गए। आपके पास एक रियल एस्टेट वाला रह गया। नहीं, जब ये हुकूमत कमिटमेंट करती है, एग्रीमेंट साइन करती है आईएमएफ के साथ, अश्योरेंस देती है कि हम ये जो नुकसान देने वाली एसओईज़ हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे, डेट जो सर्कुलर डेट है वो अपनी जगह पर डिस्क्लोज की आपने बात कर दी, तो फिर इकानमी के हवाले से जो एक पॉजिटिव पोस्चर दिया जाता है वो यकीनन फिर आप उसको डाउट करते होंगे। देखिए, इस हुकूमत ने आईएमएफ से वादा किया था कि हम निजकारी करेंगे, वो नहीं किया। इस हुकूमत ने वादा किया था कि हम 1 जनवरी से ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे, नहीं लगाया। इस हुकूमत ने वादा किया था कि हम नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को दे देंगे, नहीं किए। इस हुकूमत ने वादा किया था कि हम कुछ पेंशन्स के रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। इस हुकूमत ने तो पिछले 9 महीने में सिर्फ अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई और काम नहीं किया है। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि इनको निजकारी करनी थी? निजकारी तो नहीं करनी थी, तो नज़र आ रहा है सामने। बल्कि यहाँ तक कि जो चीज़ें वो पार्टीज मांग रही थी कि देखो 50 अरब रुपए का खसारा ज़्यादा है इसकी बैलेंस शीट में, इसके असासों से कि वाजबात 200 अरब रुपए के हैं और असासे 150 अरब के हैं, तो 50 अरब रुपए के आप वाजबात ख़त्म करें या अपने ज़िम्मे लें। वो अब नहीं, अब किए जाके प्राइवेटाइजेशन का जब पूरा प्रोसेस फेल हो गया तो अब जाके ये किए, तो उस वक्त भी कर सकते थे।
जब पार्टीज ने आपसे कहा था प्राइवेटाइजेशन की बोली से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले, आप उस वक्त कर लेते, आप तो हुकूमत थे, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपकी तो नीयत थी नहीं ये प्राइवेटाइज करने की। अभी देखें ना, जो हम देखते हैं गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स हों या अदरवाइज भी, के इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में आ गया, जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो गया, उसके बाद IMF से एग्रीमेंट हो गया, सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क ने $3 अरब रोल ओवर कर दिया, तो ये कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट है ना इस हुकूमत की इकनॉमिक फ्रंट पे। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है, अफरात ज़र्ग में कमी आई है। पिछले साल जो महंगाई 24% से बढ़ रही थी, वो इस साल महंगाई 10% से बढ़ रही है। महंगाई में कमी नहीं आई है, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ क्योंकि महंगाई की रफ्तार अभी 10-12% है और आमदन इस हिसाब से तनासुब से नहीं बढ़ रही, लिहाजा जो क़ुव्वत ख़रीद है पाकिस्तानियों की वो कम हो गई है। जो आज चीज़ें बेहतर हुई हैं हमारे यहाँ, अफरात ज़र भी जो कम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि दुनिया भर में तेल की कीमत, दालों की कीमत, गंदम की कीमत, कपास की कीमत कम हो गई है, तो पाकिस्तान में भी वो कीमतें जो हैं वो बढ़ नहीं रही तेज़ी से। ये वजह है, वरना हुकूमत ने तो कोई भी कदम नहीं उठाया। आप कोई इक़दाम नहीं मुझे बता सकते, 1 या 2 या 3, कि जो हुकूमत ने उठाए हो जिसकी वजह से कोई बेहतरी आई है। हुकूमत ने तो कोई कदम ऐसा नहीं उठाया कि जिसकी वजह से कोई रिफॉर्म्स लेकर आए हों, कोई अखराजात कम करे हों। आज भी पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी बिजली है, आज भी पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी गैस है, आज भी पाकिस्तान में दुनिया में बड़े जो ममालिक होते हैं जो ज़्यादा टैक्स लेते हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। यानी कि नॉर्वे और फिनलैंड जैसे नॉर्दर्न यूरोप के अंदर, जिसमें झूले से लेकर पालने से लेकर कब्र तक जो सर्विसेज हुकूमत देती हैं, जितना टैक्स वो लेते हैं उतना टैक्स हम ले रहे हैं। मतलब बिजनेस इंडिविजुअल से 50%, तनख्वाहदार तबके से 40% और कंपनियों से आप 60% टैक्स लेते हैं और आप सर्विसेज तो कोई नहीं दे सकते। तो ये हुकूमत ने तो ऐसा कोई कारनामा नहीं अंजाम दिया कि जिसके तहत पाकिस्तानियों को कोई आसानी हो। ये हुकूमत तो सिर्फ अपनी खुद की आसानी के लिए बैठी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब नाजरीन हमारे रूबरू थे।